मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा दिया था कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसमें है, मतलब हम लोग पॉइंट चार्जेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी, इनसाइड द बॉडी और अलोंग द लेंथ। आपके पास हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट देखे थे। उसमें दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप कोई भी पर यूनिट लेंथ लेंगे। वापस से बता देता हूँ, पर यूनिट लेंथ का मतलब अगर आपके पास यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, पर यूनिट मतलब 1 मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, अगर इधर लिए हैं तो पर यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मिलीमीटर, पर यूनिट मतलब 1 मिलीमीटर, राइट। सो सिमिलर इज़ द केस ऑफ एरिया एंड सिमिलर इज़ द केस ऑफ वॉल्यूम। और यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट एकदम सिंपल है। यूनिटरी मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था, लैम्डा इक्वल्स क्यू बाई एल, सिग्मा इक्वल्स क्यू बाई ए एंड रो इक्वल्स क्यू बाई वी। ये हम लोगों ने देख लिया था। नाउ सिमिलरली हम लोग क्या देखे थे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर आप पर यूनिट लेंथ लिए, यहाँ पर यूनिट लेंथ लिए और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज का अमाउंट सेम नहीं था, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला वेरिएबल का तो नहीं था, बिकॉज यहाँ पर लैम्बडा वेरिएबल था। यहाँ पर लैम्बडा इज़ वेराइंग एज 4y+2, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लैम्बडा था। हमारे पास फार्मूला वेरिएबल का नहीं था। तो जब फार्मूला वेरिएबल का नहीं था तो हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला बनाया सिर्फ कांस्टेंट का। तो हम लोगों ने वो रीजन ढूंढा, जैसे m और n वो रीजन है m और n के बीच में, जहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि लैम्बडा n पे वैल्यू आ रही है 4y+2 और लैम्बडा m पे वैल्यू आ रही है लैम्बडा की सेम 4y+2। इसका मतलब m से n के बीच में लैम्बडा इज़ कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट है तो मैंने कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाया, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। और ऐसे सब छोटे छोटे चार्ज को ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, एंड वी कैलकुलेटेड द वैल्यू। नाउ सिमिलर कंसेप्ट के लिए हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ की और यहाँ पर आंसर निकाले और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, राइट। सो आई होप वो समझ में आए। आज हम देखेंगे कि ये पढ़ने की क्या ज़रूरत आई, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने क्यों पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने या मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। मैंने एक्सटेंडेड चार्जेस कभी पढ़ाया नहीं। आप देख सकते हैं हम लोग लेक्चर 4 में आई गेस पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने आपको बता दिया है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल्स एफ वेक्टर बाय क्यू। जब फॉर्मूला ये होता है इसका मतलब आप फील्ड इंटेंसिटी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वजह से फोर्स आपको पता है ऑन द टेस्ट चार्ज। तो आपको बस एक ही चीज़ की वजह से फोर्स पता है टेस्ट चार्ज का, और वो भी है पॉइंट चार्जेस। इसलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस की ही कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज मैंने आपको और कोई फार्मूला पढ़ाया नहीं है। आप अगर याद करें और अगर आप ध्यान से समझें, मैंने आपको सारे फोर्सेस पढ़ाए हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 और मोर पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस सिंपल कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा, मोर होगा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, राइट। तो अगर हम उसी की वजह से निकालें तो फील्ड इंटेंसिटी भी उसी की वजह से ही निकाल सकते हैं, और कोई फार्मूला पढ़ाया नहीं है। तो जब आपके पास केस ऐसा आया, दिस केस, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में देखेंगे, अगर हम कोई भी एक कंटिन्यूसली चार्ज्ड बॉडी लिए तो हम पहला एप्लीकेशन उसका देखते हैं, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट लेंथ रॉड, राइट। तो आपके पास अगर मैं क्या करता हूँ, एक फाइनाइट लेंथ रॉड लेता हूँ जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। लेट्स सी,
दिस इज़ ए फाइनाइट लेंथ रॉड, इसकी लेंथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब सब पॉइंट पे इक्वल चार्जेस गिवन हैं इसको। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, चार्ज डेंसिटी of the rod is lambda, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा रखा है। अगर इसकी लेंथ आपको पता है आप टोटल चार्जेस निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इसकी वजह से कैसे निकालेंगे, बिकॉज ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसकी वजह से मैंने कोई फार्मूला बताया नहीं है। फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब ये पॉइंट P पे निकालना है आपको। यहाँ पर कोई एक पॉइंट P होगा, इस पॉइंट P पे आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बिकॉज पॉइंट चार्ज होता तो फार्मूला बोल देते 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पॉइंट चार्जेस है नहीं तो आप बोल नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये पॉइंट P का लोकेशन मेरे को देखना है कि ये स्पेस में कहाँ लोकेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू रॉड। तो लोकेट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया रॉड पे। तो रॉड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, सी लाइक दिस। सो रॉड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया अपने लिए। अब इसको दोनों एजेस के रिस्पेक्ट में ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले ये रहा एज 1, एज 1 इधर ज्वाइन कर लिया, और ये रहा एज 2, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, और ये रहा हमारे पास पॉइंट P जहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी मेरे को निकालनी है। हो गया। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी मेरे को इसको लोकेट करने के लिए। मैं लोकेशन आपको समझाता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अब ये डिस्टेंस मैं क्या ले लेता हूँ, A ले लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल a ले लेता हूँ, मतलब ये पॉइंट भी बता देता हूँ, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट का नाम O ले लेता हूँ, और OP की वैल्यू A ले लेता हूँ। OP इक्वल्स A, ये लेंथ है। अब इसको लोकेट करते हैं। ये जो ऊपर वाला एंगल है उसको अल्फ़ा बोल देंगे, और ये नीचे वाला जो एंगल है इसको बोल देंगे बीटा। सी सिंस अल्फ़ा इस परपेंडिकुलर के ऊपर है एंड बीटा इस परपेंडिकुलर के नीचे है, तो अल्फ़ा साइन में पॉजिटिव लिया जाएगा और बीटा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। साइन के लिए मैं आपको यहाँ पर साइन डिनोट करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। 3-4 केसेस लेके बता दूँगा। अल्फ़ा इज टेकन एज पॉजिटिव as it is above the perpendicular, and beta is taken as negative as it is below the perpendicular. सो आपके पास यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाए। जैसे लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, रॉड तो वही रहेगा, ये वही रॉड है, रॉड में कोई चेंजेस नहीं है, मैं बस पॉइंट में चेंजेस लाता हूँ। फॉर एग्जांपल पॉइंट मैंने इधर लिया है, दिस इज़ द पॉइंट। दिस इज़ योर पॉइंट P ना। इसको बाहर लिया है तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करवा देते हैं, बेटर रहेगा परपेंडिकुलर समझाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाला ज्वाइन करेंगे। सी यहाँ से ऊपर वाला पॉइंट को P के लिए ज्वाइन करते हैं,
कर लिया। और नीचे वाले पॉइंट को भी पी के लिए ज्वाइन करते हैं जैसे उधर ज्वाइन किए थे। कर लिए। अब एंगल्स देख लो ना, ऊपर वाले से जो एंगल बनता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, नीचे वाले के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा। और ये डिस्टेंस वही ए रहेगा। अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, पर लोकेशन आई होप समझ में आए। इस केस में अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव। वाई? बिकॉज देखो बीटा भी परपेंडिकुलर के ऊपर है एंड अल्फ़ा भी परपेंडिकुलर के ऊपर है। आपका सवाल होगा सर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी कर सकते हैं अपन। देख लो, अब पॉइंट पी को हम लोग लोकेट करेंगे ये रहा पॉइंट पी। इसको ज़रा सा ऊपर ले आते हैं डॉटेड लाइन से, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, खाली परपेंडिकुलर दिखाने का मतलब है। अब इसको ज्वाइन करते हैं, देखो ज्वाइन किया जा रहा है। अरे यार स्ट्रेट लाइन ये रही, ऐसे ज्वाइन किया और एक लाइन से ज्वाइन किया नीचे से। नाउ सी द एंगल्स, दिस एंगल इज योर अल्फा एंड दिस एंगल इज योर बीटा। नाउ हियर अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। तो अलग अलग सिनेरियो में आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ देख सकते हैं। इनफैक्ट अल्फ़ा ज़ीरो भी हो सकता है, बीटा नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर आप इस पॉइंट P को यहाँ रख दें, जस्ट इसके सामने, इस पॉइंट के सामने, इस पॉइंट पे अल्फ़ा ज़ीरो बीटा कुछ वैल्यू, इनफैक्ट बीटा भी ज़ीरो हो सकता है जब आप इसको क्या करें, इधर रख दें बीटा ज़ीरो अल्फ़ा की सम वैल्यू, राइट। तो आपको मेरे ख्याल से वैल्यू सारी समझ में आई कैसे हम लोगों ने लिया है। ये तो मैंने पॉइंट P को लोकेट किया है, मुझे जानना है व्हाट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस रॉड। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ तरीके हैं। सो आई विल बी राइटिंग द स्टेप्स, और जो स्टेप्स लिख रहा हूँ उससे सारे सवाल सॉल्व होते सारे, अगर आप वैसे ही फॉलो करें तो। स्टेप्स to calculate field intensity due to continuous charge distribution। सारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला स्टेप, select an element whose field intensity is known, whose formula for field intensity is known। अब इसमें से एक ऐसा एलिमेंट आपको चूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अभी तक तो एक ही चीज़ का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ पॉइंट चार्ज। तो आपको एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, पॉइंट एलिमेंट। सिंस अब मैं इसको सॉल्व भी करूँगा यहाँ पर, ये स्टेप्स को पढ़ते हुए इसको अलग से इधर सॉल्व करेंगे हम लोग। सिंस formula
for point element is known, so an element of length dx is chosen. चूज करते हैं। देखो यहाँ से इधर सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट चूज करूँगा जिसका लेंथ dx है, कहीं पर भी x डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट चूज करूँगा यहाँ से x डिस्टेंस की हाइट पे। ये एलिमेंट का लेंथ है dx, राइट, चूजन। पहला स्टेप होता है, कर लिया। अब क्योंकि एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, नोन हो गया, राइट, आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, फाइंड द डेटा related to element for calculating field intensity due to element। मतलब समझाते हैं। अब क्योंकि एलिमेंट चूज़ हो गया है और क्योंकि वो पॉइंट एलिमेंट है, हमको पता है फील्ड ड्यू टू पॉइंट एलिमेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। तो फाइंड द डेटा रिलेटेड टू द एलिमेंट। यहाँ पर क्या क्या डेटा रिलेटेड है फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट? एक q रिक्वायर्ड है, एक r रिक्वायर्ड है। अब ये दोनों क्या है हमको पता है। क्या पता है कि हम लोग जब कोई भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, सबसे पहले उस एलिमेंट को या चार्ज को उस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं dx को ज्वाइन करूँगा इधर, ज्वाइन किया नो। आपके पास जब इधर ज्वाइन किया गया, ये जो लेंथ आया, मैं यहाँ पर लेंथ बोल देता हूँ ताकि आपको नेमिंग कर देता हूँ ताकि आसानी हो। ये जो लेंथ आया ए पी इज़ आर एंड चार्ज ऑन डी एक्स इज़ डी क्यू, राइट। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, लेंथ AP equals R and charge on dx element is Q। बस यही कैलकुलेट करना है। तो AP की लेंथ आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज लेंथ x एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप बोल सकते हैं ये A है जिसका बेस OP इज़ A एंड OA इज़ X। तो AP आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है। सो AP की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली हो जाएगी। AP कैन बी कैलकुलेटेड एज √r² प्लस a²। और चार्ज एलिमेंट Q तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा dx लेंथ, क्योंकि आपको चार्ज डेंसिटी पता है, राइट। तो अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी पता है तो आपके पास चार्ज तो पता चल ही जाएगा। Q इक्वल्स या छोटा सा उसमें चार्ज dq इक्वल्स लैम्बडा dx, लैम्बडा इंटू लेंथ। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है भाई, तो लैम्बडा इंटू लेंथ कर देंगे तो आपको चार्ज पता चल जाएगा। अब ये वाले पार्ट में आपके पास ये जो फील्ड आएगी, इस वाले पार्ट की वजह से फील्ड आएगी। एलिमेंट छोटे छोटे से हैं, चार्ज भी छोटा है, फील्ड की वैल्यू भी आपके पास क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी, DE वेक्टर।
और ये कैलकुलेट करूँगा। अब ये तो आ गई एलिमेंट डेटा तो कैलकुलेट कर लिए, रिक्वायर्ड एलिमेंट। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट। तो फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वो एलिमेंट की वजह से, और डी ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बच्चों, देख लो, डी ई वैक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। सॉरी, डी क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, लेमडा डी एक्स बाय आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा इधर, ये मेरे ख्याल से आर नहीं है, एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप बोलेंगे सर अब तो ये इजी है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रेशन इज स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। We cannot integrate it डायरेक्टली। अब देखो ऐसा क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते, बिकॉज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन करना, मतलब डी ई वैक्टर। आप बोलेंगे सर ठीक है क्यों नहीं कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब तो यही है ना, आपके पास यहाँ पर लेंथ x था, ये इस एलिमेंट x था, इसकी वजह से फील्ड लिखे, उसके ऊपर दूसरा एक एलिमेंट लेते उसकी वजह से फील्ड लिखेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे, मतलब आप यही एलिमेंट्स को तो ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक और एलिमेंट आपने चूज़ किया, यहाँ पर ऊपर एक और एलिमेंट चूज़ किया, जैसे यहाँ पर ये एक और एलिमेंट चूज़ किया, तो देखो ये एक एलिमेंट चूज़ किया, राइट, ये तो DE1, तो लेट दिस बी DE2, लेट दिस बी DE2, राइट। एक और एलिमेंट आपने चूज़ किया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब यही एलिमेंट्स को ऐड करना, आपने थर्ड एलिमेंट चूज़ किया, लेट दिस बी थर्ड एलिमेंट, दिस, दिस इज़ थर्ड एलिमेंट जो आपने चूज़ किया। ऐसे आपके पास जितने भी एलिमेंट आएंगे उनके बीच का एंगल तो सेम नहीं है। हाउ कैन यू इंटीग्रेट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन मतलब सिंपल एडिशन, इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर अगर आप DE और DE को ऐड करना चाहते हैं, इसका मतलब वेक्टर एडिशन रिक्वायर्ड है, और इंटीग्रेशन स्केलर इंटीग्रेशन है, तो आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता E, सिंपल ऐड कर दो, पर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू इंटीग्रेट। क्यों नहीं कर सकते मैंने बता दिया है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर एडिशन होता है एंड इंटीग्रेशन इज स्केलर एडिशन। नाउ योर पॉइंट इज how to integrate a scalar quantity. Sorry, vector quantity. Your question is now, इसको इंटीग्रेट करने का एक ही आंसर है, we will use method of resolution। क्यों?
because as we know if angle between two vectors is 0 degree or 180 degree, then resultant या vector addition is simple या scalar addition और स्केलर सब्सट्रैक्शन। अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है, इधर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तभी जाकर वेक्टर एडिशन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्केलर एडिशन या स्केलर सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमको पता है। और एक बार स्केलर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, वी कैन यूज़ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो जैसे कि एक एग्जांपल जो कि मैंने आपको मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में पढ़ाया है, ऐसा क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 2 वेक्टर है, लेट दिस बी ए वेक्टर जिसका मॉड है p, इसके बीच का एंगल थीटा, और यहाँ पर दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मॉड है q, इसका एंगल है अल्फ़ा। नाउ यू वांट दिस इज़ अ वेक्टर। अगर मैं आपको रिजल्टेंट पूछूंगा, आप बोलेंगे सर ट्रायंगुलर लॉ लगा दो, आंसर आ जाएगा। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन क्या करता है, देखो समझाता हूँ। यहाँ पर ए का कंपोनेंट आएगा, क्या है, p cos थीटा, जिसके साथ एंगल उसका cos, और b का कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b का कंपोनेंट इधर देखो, इधर एंगल इसके साथ है तो इधर q sin अल्फ़ा। अब आप इधर ऊपर देख लो, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, p sin थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, q sin अल्फ़ा। अब देखो x कंपोनेंट इज सिंपल एडिशन, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट इज सिंपल एडिशन, p cos थीटा प्लस q sin अल्फ़ा। कोई वेक्टर नहीं किया है बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 0। एंड रिजल्टेंट का y कंपोनेंट इज सिंपल सब्सट्रैक्शन, p sin थीटा माइनस q sin अल्फ़ा। साइन तो नहीं होगा, एंगल बना रहा है तो ये cos है, q cos अल्फ़ा। So vector addition has been converted into simple addition and simple subtraction along x and along y when a method of resolution is used। हम यहाँ पर सिंपली वही करेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली वही काम करेंगे, राइट। तो हम लोग जो यहाँ पर क्या किए हुए थे, एक एरो बनाए हुए थे एंड यहाँ पर ये वाला फील्ड लेकर आए थे। इसको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सिस चाहिए होगी मुझे, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस बनाते हैं। इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लेते हैं। अब रिजॉल्व करने के लिए एंगल तो चाहिए ही होगा, तो लेट दिस एंगल, ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पर बना है, लेट दिस एंगल भी थीटा। छोटा तो नहीं है, सही एंगल है, तो यहाँ पर एंगल ये भी थीटा है। तो डी ई के 2 कंपोनेंट्स जो हो जाएंगे मैं वो लिख देता हूँ। लेट्स सी, सो दिस कंपोनेंट इज़ योर एक्स कंपोनेंट समझाया हुआ है, जिसके साथ एंगल उसका कॉस,
एंड दिस इज वाई कंपोनेंट, ये भी समझाया हुआ है ऐसा. सो नाउ डी ई वेक्टर at any point of time can be written as this d e cos theta and d e sin theta के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, बिकॉज इस केस में आप डी ई वैक्टर इक्वल्स डी ई एक्स आई कैप प्लस डी ई वाई जे कैप लिख सकते हैं ना. जैसे ही आपने ई एक्स एंड ई वाई कर दिया, आप उसको अब अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं नाउ. इसलिए इसमें हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 4, रिजॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट इनटू rectangular components. And next step है, fifth step, integrate them separately over. मतलब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकलेगा, y डायरेक्शन में अलग से निकालूंगा. देखो निकाल के देखते हैं, क्योंकि अभी तक अपन ने इतना ही किया है. आपने डी तो निकाल लिया है, अब क्योंकि सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रूफ. अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ई एक्स निकालूंगा ना. डी ई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे हम लोग. x component of field intensity. तो सबसे पहले डी ई एक्स विच इज़ गिवन बाय डी ई कॉस थीटा. अब मॉड ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, x है तो बता दिया गया है. डी वेक्टर के मॉड का कॉस थीटा विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. अब बस इंटीग्रेट करना है, एक स्किल है, उसका फिज़िक्स से कोई लेना देना नहीं है. अब वो स्किल मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से समझो. अब आप पहले देखोगे यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है. तो हम यहाँ पर वापस जाते हैं. लैम्बडा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, क्योंकि एक्स आप यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हैं, और एक्स वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है, बिकॉज एक्स अगर ऊपर आएगा तो थीटा भी बढ़ जाएगा. तो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करते हैं. तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेरिएबल कांस्टेंट है, और कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में काम नहीं चलेगा, या सबको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. या तो आप क्या कर सकते हैं, सबको x में रख सकते हैं, या सबको किस में रख सकते हैं, थीटा में. माय सजेशन सबको थीटा में रखें, बिकॉज अगर सबको x में रखेंगे उसको कैलकुलेशन में बहुत लंबा जाएगा, उसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा. अब किसी को कैलकुलेशन चाहिए होगा देन जस्ट टेक्स्ट में, मैं आपको x वाला भी दिखा दूंगा. इजी वाला बता रहा हूँ, थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे. तो dx को भी थीटा में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को भी थीटा के टर्म्स में ही लिखेंगे, और कोई x वेरिएबल को हटाएंगे, टोटल पिक्चर से x को हटाएंगे. चलो हटाने का काम करते हैं. सबसे पहले थीटा को मतलब x को हटाते, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हटाते हैं. हमको ये बात पता है ए पी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट. तो और ये वाली लेंथ a है. मैं आपको अगर एक बात बोलूँ, कॉस थीटा ध्यान से देखो, इक्वल्स a बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टोटली हटा रहा हूँ. देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ख़त्म, पहला हट गया, पहला हट गया.
और दूसरा हटाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हटाने के बाद डी एक्स को हटाना है। याद रहे बस मुझे एक्स और थीटा के बीच में रिलेशन चाहिए। ये रिलेशन थोड़ा सा ख़तरनाक है, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बेकार आएगा। ये भी एक रिलेशन है, आप बोलेंगे सर ये भी तो एक रिलेशन है, यूज़ कर सकते हैं, पर इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बहुत बेकार आएगा। मैं एक ईजी रिलेशन ढूंढ रहा हूँ एक्स और थीटा के बीच में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स बाय ए इक्वल्स टेन थीटा। ये अच्छा रिलेशन है, देख लो, ये एक्स है, ये ए है, राइट एंगल ट्राइंगल टेन थीटा, तो x equals a tan theta. Now if I want to calculate dx by d theta, which is d a tan theta by d theta, अब a तो कांस्टेंट है, बस आपको tan थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, एंड मेरे ख्याल से tan थीटा का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा. So you will get the value of dx equals a sec square theta d theta. मिल गया. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्किल है, आपको सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और मैं सबको थीटा में कन्वर्ट कर लिया हूँ. सी यहाँ पर आपके पास क्या था, ये तो कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कन्वर्ट हो गया, डी एक्स भी कन्वर्ट हो गया. नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, डी ई एक्स लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डी एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. राइट, सो वैल्यूज देखो क्या बन रही है इधर आगे में, लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस क्यूब थीटा बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ना कुछ चीज़ें कट रही है, एक ए से एक ए गया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है, तो मेरे ख्याल से सेक स्क्वायर थीटा क्यूब गया, एक कॉस थीटा बचेगा. नाउ योर वैल्यू फॉर डी ई एक्स इक्वल्स लैम्बडा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए cos theta d theta. Now if you want to calculate this ex, you can simply add it. Simple addition जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए, सिंपल एडिशन cos थीटा d थीटा. कहाँ से कहाँ तक, थीटा का मिनिमम वैल्यू बीटा है, उधर अल्फा है. आपको पता है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है हमको, राइट. तो मैंने वो बता दिया है. जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए दोनों पॉजिटिव रख रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ देखते हैं. ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, साइन थीटा, लिमिट फ्रॉम beta to alpha. So you will get the value 1/4 pi epsilon naught lambda by a sin alpha minus sin beta. Right, this is the value of ex. Now similarly we'll calculate the value of ey, y component of field, और वो भी एग्जैक्ट सिमिलर है. इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट सिमिलर है. y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी ई वाई
इक्वल्स मॉड डी ई साइन थीटा, जिसकी वैल्यू है 1/4πε0 लैम्बडा, सारी वैल्यू डाल रहा हूँ, साइन थीटा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर स्टोरी है, सबको एक में कन्वर्ट करूँगा, दो वेरिएबल है तो सबको एक में कन्वर्ट किया, इक्वल्स वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/4πε0 लैम्बडा साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो बाय पुटिंग लिमिट्स 1/4πε0 लैम्बडा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखो, एक ए से एक ए कैंसल, सेक स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, सो यू विल बी गेटिंग डी ई वाई इक्वल्स 1/4πε0 लैम्बडा बाय ए साइन थीटा डी थीटा। देखो दोनों का लिखने का सेम ही है, ई एक्स में बस कॉस थीटा होता है, ई वाई में क्या आ रहा है साइन थीटा। तो अगर मैं टोटल ई वाई निकालना चाहता हूँ तो आई हैव टू इंटीग्रेट इट 1/4πε0 लैम्बडा बाय ए साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन बीटा से अल्फ़ा। सेम स्टोरी, बीटा जिसमें नेगेटिव है नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव है पॉजिटिव, मैं तो जनरल लिख देता हूँ। तो वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा बीटा से अल्फ़ा। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज 1/4πε0 माइनस साइन आगे रख लेता हूँ, लैम्बडा बाय ए कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा आ गया। ये हो गया ई वाई एंड ई एक्स। अब बोलेंगे सर इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख देंगे बस, अब और कुछ है नहीं। अगर आप फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी लिखना चाहते हैं तो ये देखो, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज गिवन बाय 1/4πε0 लैम्बडा बाय ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आई कैप प्लस ई वाई लिखेंगे माइनस 1/4πε0 लैम्बडा बाय ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा J cap. This is electric field intensity, total electric field intensity at point P. इस तरीके से आप पूरी फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, x का अलग y का अलग। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। दिस इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।